अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सरताज। आज हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्लास 10th का ये टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले हमने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करीब सारा कुछ बता दिया है और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि पहले उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए। एक बार और MCQ को कोशिश कीजिए दोहरा देने की, ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जो आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है ना, वो भी कम हो जाएगा। अगर एक क्वेश्चन को बार बार करेंगे ना तो मैथ्स में फ़ायदा ही होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है और साथ साथ वक्त भी कम लगता है। इसलिए प्लीज़ उसको एक बार और कर लीजिएगा। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? लीनियर कहते हैं जब पावर 1 होता है। लीनियर का मतलब हो गया पावर 1। इक्वेशन आप समझते हैं, इक्वेशन का मतलब वो हो गया कि किसी भी वेरिएबल कांस्टेंट को ऐड या सबट्रैक्ट करने के बाद इक्वल का निशान हो, है ना। ये भी एक इक्वेशन है, x इज़ इक्वल टू 2, लेकिन 2x प्लस 2 प्लस एक्स माइनस वाई ये इक्वेशन नहीं, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इक्वेशन अगर ये इक्वेशन बन जाएगा, अगर इज़ इक्वल टू 0 कर दिया तो, ठीक है। तो इक्वेशन में इक्वल का निशान होता है, बाकी पॉलिनोमियल होता है। पॉलिनोमियल इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं है, बस पॉलिनोमियल में इक्वल का निशान गायब होता है, जबकि इक्वेशन में इक्वल का निशान होता है बस। टू वेरिएबल कहते हैं एक्स वाई जेड, जिसका वैल्यू मुझे पता नहीं है उसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। यहाँ पे यहाँ पे लिखा ही हुआ है टू वेरिएबल, यानी कि 2 वेरिएबल आएंगे। तो देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। देखिए ये है इक्वेशन इनटू वेरिएबल, ये भी इक्वेशन इनटू वेरिएबल। आप याद रखिएगा कि अगर आपने 2 वेरिएबल इस्तेमाल किया है और एक ही इक्वेशन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा तो कुछ भी हो जाए सॉल्व नहीं होगा। यानी कि कोई अगर चाहेगा कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 इसको सॉल्व कर दे तो कुछ भी नहीं कर सकता। वो ज़्यादा क्या करेगा, x इज़ इक्वल टू 2 माइनस वाई ये हो गया, या y इज़ इक्वल टू 2 माइनस एक्स। तो ये आंसर थोड़ी ना हुआ। अब 2 माइनस एक्स क्या मतलब हुआ? कोई मतलब का नहीं हुआ। तो अगर इक्वेशन आपके पास है और 2 वेरिएबल में है तो आप एक ही इक्वेशन से उसका आंसर नहीं निकाल सकते। यानी कि अगर वेरिएबल 2 यूज़ हुआ है तो इक्वेशन भी 2 चाहिए आपको, दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू पता करने के लिए। आइए हम देखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकता है। जैसे मैं आपको कहूँ कि एक क्लास में 10 बच्चे हैं, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, यानी कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स एक क्लास में 10 हैं। तो अब जब मैंने कह दिया बॉयज़ और गर्ल्स मिला करके 10 हैं, तो इसका आंसर क्या क्या हो सकता है? ढेर सारे आंसर हो सकते हैं। हो सकता है कि 9 लड़के हों 1 लड़कियां, तब भी 10 हो गया। अगर 8 लड़के हैं 2 लड़कियां, तब भी 10 हो गया। कभी कभी ये भी पॉसिबल है 10 लड़के हैं और 0 लड़कियां हैं, तब भी 10 हो गया। और अगर उल्टा हो जाए 2 ये और 8 वो, तब भी 10 हो जाएगा। 5 ये 5 वो, तब भी 10 हो जाएगा। तो ये सब क्या है? ये सब कंडीशनल हो आंसर आ रहा है। अगर लड़के 9 हुए तो लड़कियां को 1 होना होगा। अगर लड़के 8 हुए तो लड़कियां को 2 होना होगा। अगर लड़के 10 हो गए तो लड़कियां 0 हो जाएंगी। अगर लड़के 5 हो गए तो लड़कियां भी 5 हो जाएंगी। अगर लड़के 2 हुए तो लड़कियां 8 हो जाएंगी। ये क्या है? अगर यूज़ कर रहे हैं ना, तो ये है कंडीशन। इफ़ बॉयज़ इतना देन गर्ल्स विल बी दिस नंबर ऑफ। तो ये जो यूज़ कर रहे हैं ना, ये कंडीशनल आंसर्स हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट आंसर नहीं है। लेकिन एक इक्वेशन और दे दें कि बॉयज़ प्लस गर्ल्स 10 हैं, लेकिन बॉयज़ माइनस गर्ल्स जो हैं वो हैं 6, ऐसे दे दे। तो अब देखिए 2 वेरिएबल था, बॉयज़ भी वेरिएबल गर्ल्स भी वेरिएबल, बॉयज़ भी वेरिएबल गर्ल्स भी वेरिएबल, यानी कि 2 इक्वेशन आपके पास आ गए। एक इक्वेशन ये और दूसरा इक्वेशन ये। तो बॉयज़ को हम कुछ देर के लिए अगर x माने तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और गर्ल्स को y माने तो x प्लस वाई 10।
ये इक्वेज़न को मैंने मैथमेटिकल लिख लिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और इस इक्वेज़न को अगर मैथमेटिकल अंदाज में लिखने की कोशिश करेंगे तो ये आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 6। अब देखेंगे कि ये जो कंडीशनल्स आंसर इतने सारे आपके पास आ रहे थे उसमें कौन सा कंडीशन इसको दोनों को फुलफ़िल करता है। अगर हम सपोज़ करें कि अगर लड़के 8-9 हैं और लड़कियां 1, तो 10 तो हो गए, इसको तो फुलफ़िल कर रहा है, लेकिन क्या इसको फुलफ़िल कर रहा है? ये वाले को बॉयज़ माइनस गर्ल्स करें तो 6 आना चाहिए, तो 9 माइनस 1 8 आया, यानी इसको फुलफ़िल नहीं किया। अब आते हैं इसे देखते हैं 10 और 0, तो 10 प्लस 0 करेंगे तो 10 ही रह गया, यानी कि इसको फुलफ़िल कर दिया, लेकिन क्या इसको करेगा? 10 माइनस 0 तो 10 ही रह गया, तो इसको फुलफ़िल दोबारा से नहीं किया। 5 प्लस 5 अगर करें तो 5 प्लस 5 10 तो हो गया, लेकिन 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, जबकि यहाँ पे 6 आना चाहिए, तो ये सब फुलफ़िल नहीं हो रहा। लेकिन ये वाला हो जा रहा है शायद, ये देखिएगा, लड़के 8 हैं, लड़कियाँ 2 हैं, तो 8 प्लस 2 किया तो 10 आ गया, यानी कि फर्स्ट इक्वेशन को तो फुलफ़िल कर दिया। अब 8 से 2 माइनस किया तो क्या आया? 6, यानी कि एग्जैक्ट आंसर ये वाला हुआ। यही एक ऐसा आंसर है जो दोनों इक्वेशन को फुलफ़िल कर रहा है। तो मतलब यही हुआ कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आपको कम से कम 2 इक्वेशन चाहिए उसे एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए, वरना ऐसे वैल्यू तो 1000 निकल जाएंगे। जैसे कि आपके पास कहें कि आपके कुछ ईद के दिन या कोई और दूसरे ओकेज़न पे आपके कुछ पैसे मम्मी ने दिए, कुछ पापा ने दिए, और दोनों मिल करके 100 रुपीज़ हो गए, तो आप क्या उम्मीद लगाते रहिए। हो सकता है मम्मी ने 10 दिए हों, पापा ने 100 दिए हों, 90 दिए हों, मम्मी ने 50 दिए हों, पापा ने 50 दिए हों, मम्मी ने 20 दिए हों, पापा ने 80 दिए हों, ऐसे उम्मीद लगाते रहिए, कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। लेकिन हाँ, एक और इक्वेशन अगर पता चल जाए कि मम्मी ने जो दिए वो डबल है जो पापा ने दिए, या फिर मम्मी का पैसा और पापा के पैसे में फ़र्क 20 रुपीज़ का है, या कुछ भी ऐसा दूसरा इक्वेशन भी कोई ना कोई कंडीशन दिया हो कि इन दोनों के पैसे जोड़ करके 100 हो रहे हैं, इन दोनों के पैसे को माइनस करके 20 हो रहे हैं, या पापा जो दिए पैसे वो डबल हैं मम्मी के, कुछ भी ऐसा अगर हो जाए तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा और उसे हम लोग एग्जैक्ट आंसर निकाल पाते हैं। तो होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये कहें कि वेरिएबल अगर 3 हो जाए तो क्या हो? अगर यहाँ पे x प्लस वाई था, अगर z हो जाता यानी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 2, और दूसरा हो जाता x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू समथिंग, तो आंसर आ जाता है। तो आप याद रखिएगा कि तब भी नहीं आता, क्योंकि अगर वेरिएबल 2 है तो इक्वेशन 2 चाहिए। सिंपल आप समझ लीजिए, अगर वेरिएबल 2 यूज़ हुआ है तो 2 इक्वेशन चाहिए उसका एग्जैक्ट आंसर निकालने के लिए, और आपने वेरिएबल 3 यूज़ किया है तो इक्वेशन भी 3 चाहिए उसका एग्जैक्ट आंसर पता करने के लिए, वरना फिर कंडीशनल आंसर आएगा, हो सकता है ये इतना तो वो उतना। ठीक है, तो 3 वेरिएबल यूज़ होगा, 3 इक्वेशन चाहिए। 4 वेरिएबल अगर यूज़ हो गया तो 4 इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए, एग्जैक्ट आंसर लाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में मुझे क्या क्या पढ़ना है। पहला मेथड पढ़ना है एलिमिनेशन, दूसरा पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा है ग्राफिकल, और चौथा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चूँकि हट गया सिलेबस से उसको हटा देते हैं, लेकिन अभी मुझे इस एग्ज़ाम में MCQ पूछा जाएगा तो ग्राफिकल पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, और सब्स्टिट्यूशन भी पढ़ने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। यानी कि आपके कुछ आंसर्स दिए होंगे और एक क्वेश्चन होगा, तो उस क्वेश्चंस का उस 4 में से कौन सा सही आंसर है, तो वो थोड़ी ना एग्जामिनर कह रहा है कि आप ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताइए इसका आंसर, या ये भी नहीं कहा है कि एलिमिनेशन से करके दिखाइए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करके दिखाइए। तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये चारों मेथड को आपको सीखना है, लेकिन हम आज नहीं सिखाएंगे। आज कहने का मतलब ये है कि अभी इस MCQ का एग्ज़ाम जो हो रहा है ना, उससे पहले हम नहीं सिखाएंगे। बाद में हम एक वीडियो ऐसा बनाएंगे जिसमें तीनों मेथड को अलग अलग से हम समझाएंगे, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एकदम बिल्कुल शॉर्ट में हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। तो हम कैसे हटा सकते हैं? अगर इक्वेशन को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे कोई चीज़ें अपने आप ज़ीरो हो जाती है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आइए ज़रा देखते हैं इस इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को, ये मेरा इक्वेशन 1 था और ये मेरा इक्वेशन 2, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो ये क्या हो गया, x प्लस एक्स, ये हो गया 2x, और माइनस प्लस एक्स और माइनस एक्स मिलकर हो गया 0, और यहाँ पे
टू प्लस ज़ीरो, ये हो गया 2, तो एक्स उधर, ये 2 जो है उधर गया तो 2/2 यानी कि 1, एक्स की वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू 1 किसी में रख देंगे, इसमें चाहे इसमें रख देंगे तो वाई की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे देख लीजिए, यहाँ पे रखा 1 + y = 2, तो y = आ गया 2 - 1, ये भी 1 आ गया। अब देखिए x = 1, y = 1, इसको भी फुलफिल कर, पहले वाले को भी फुलफिल करेगा और दूसरे वाले को फुलफिल करेगा, यानी कि 1 + 1 2 हो गया और 1 - 1 0 हो गया। इसे हम कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में कभी कभार आपको ऐसा भी करना पड़ सकता है कि आपको हट, जैसे कि ये देखिए एक एग्जांपल देख लीजिए, 2x - y = 4 और x - 2y = 3। इस केस में आपको सिंपली ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे 2x था, यहाँ भी 2x होता तो माइनस करते तो 0 हो जाता है, लेकिन 2x यहाँ पे सिर्फ x, तो इस इक्वेशन को आपने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने ऐसे ही लिख दिया इसको, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2x - 4y = 6। अब देखिए ऐड करने से ये नहीं हो रहा है, ऐड करने से एलिमिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा कि जो प्लस है वो माइनस बन जाएगा और जो माइनस है वो प्लस बन जाएगा। और वह ऐसा इसलिए होता है, उसकी भी बात आप समझ लीजिए, ये आपने सिर्फ सीखा होगा अभी तक कि प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है, माइनस प्लस। आखिर ऐसा क्यों होता है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। x + y को आपको सब्ट्रैक्ट करना है x - y से, है ना। x + y से सब्ट्रैक्ट करना है x - y। क्या करते हैं आप, x + y और ये माइनस है तो माइनस, और ये प्लस है तो ये क्या है, ब्रैकेट एक तरह का मल्टीप्लाई का काम करता है, तो माइनस इंटू प्लस ये हो जाता है -x, और ये माइनस इंटू माइनस ये हो जाता है प्लस। तो माइनस करते वक्त ऐसा हुआ ना, ये क्या था, ये था +x, क्या बना -x, ये था -y, क्या बन गया +y। सिमिलरली जब इससे आप इससे माइनस कर रहे हैं, ये वाले से ये माइनस कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप ऐसा वाला काम तो नहीं कर रहे हैं ये वाला, तो आप सिंपली क्या कर रहे हैं, सिर्फ साइन चेंज कर दे रहे हैं, रहेगा नंबर वही, x ही रह गया, y रह गया, सिर्फ जो साइन है वो सिर्फ साइन चेंज हो रहा है। तो ये पॉजिटिव था नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव है पॉजिटिव बन जाएगा, और ये पॉजिटिव है नेगेटिव बन गया। अब आप देख लीजिए, अब आपका ये साइन जो है ना, ओरिजिनल साइन आपका ये वाला है, ये और ये वाला ओरिजिनल साइन नहीं है, ये ओरिजिनल साइन नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, +2x - 2x ये हो गया कैंसिल, और -y और ये +4y मिलके हो गया 3y, और ये हो जाएगा -2, तो y की वैल्यू हो गई -2/3। क्लियर है। अब y = -2/3 किसी में भी रख देंगे, ठीक है, किसी में रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए x - 2y = 3 था, इसमें हम रख रहे हैं, तो x - 2, y की वैल्यू है -2/3 = 6, तो ये क्या हो गया, x + 4/3 = 6। अब उधर जा कर के ये माइनस हो जाएगा 4/3, ठीक है। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं कि उल्टा कर देते हैं, कभी 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, ऐसा नहीं, ये एक सिंगल एक नंबर है, ठीक है ना, और ये नंबर किससे ऐड है, किससे जुड़ा हुआ है, x के साथ प्लस से, तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा सिंपली। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 3 और 18 - 4, 18 - 4 क्या हुआ 14, तो ये आपका x की वैल्यू आ गया। अब ये x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसे भी करेगा इसे भी करेगा एक ही वक्त में। तो ये कभी कभी आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई भी करना पड़ सकता है, कभी कभी डिवाइड भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड हुआ। उसके बाद देखिए ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि आप अलग अलग, जैसे देखिए x + y = 2, x - y = 0, ये है, तो इनके हम अलग अलग सॉल्यूशंस निकालेंगे। सॉल्यूशन बोला तो क्या कि ये जो हम लोग पहले इसमें जो निकाला था ना,
ये सब सॉल्यूशंस हैं। ये देखिए ये जो निकाला ना, अगर बॉयज़ 9 हैं तो गर्ल्स 1 होना होगा, अगर बॉयज़ 8 हैं तो गर्ल्स को 2 होने होंगे। ये सब कंडीशनल आंसर्स हैं। तो इसी तरह से मुझे यहाँ भी कंडीशनल आंसर चाहिए, x प्लस वाई 2 होना चाहिए। तो हम x और y मिलके क्या होना चाहिए 2। तो ये 1 तो ये 1 बिल्कुल सही, ये 2 तो ये 0, ये 0 तो ये 2, ये हो गया। ये सब कंडीशनल आंसर हैं। आप किसी को ऐड करके देख लीजिए, 1 + 1 2, 2 + 0 2, 0 + 2 2, ठीक है। अब ये भी कर सकते हैं, ये कर दिया -1 तो ये हो जाएगा 3। अब इनको ऐड करके देख लीजिए 2 आएगा। तो इस हज़ारों आंसर आ सकते हैं, लेकिन वो आंसर कैसे लाने हैं आपको पहले सपोज करना है लेट x = 1। तो x को 1 आपने ट्रीट कर x को 1 की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो क्या हो गया 1 + y = 2। तो 1 उधर चला गया तो y = 2 - 1, ये x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 हो गई। उसी तरह से x की वैल्यू आपने 2 मान लिया तो 2 + y = 2 और 2 उधर चला गया तो क्या आया y = 0। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि y 0 आया। उसी तरह से लेट हम ऐसे भी एज्यूम कर सकते हैं लेट x = 3, ठीक है। तो क्या हो गया 3 + y = 2, तो y = 2 - 3 यानी कि -1, यानी कि y की वैल्यू जो आई -1। तो ये कंडीशनल आंसर। ऐसे आप निकालते निकालते हज़ारों लाखों निकल सकता है, लेकिन हम मुझे निकालना है सिर्फ 3, ठीक है। ये मैंने निकाल लिया। अब उसको हम थोड़ा सा ऐसे बना लेंगे। अब 1 1 तो ये 1 ये 1 ये वाला नंबर हो गया 1 1। उसके बाद 2 0 तो 1 2 0 कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यही हो गया। फिर 0 2 0 1 2 ये हो गया। उसके बाद चाहें तो और भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ इतना ही बनाएंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे मैंने ज्वाइन कर दिया ये। अब इसके ऊपर एक काम करेंगे, ये किसका इक्वेशन है ये वाले का, तो लिख देंगे x + y, सॉरी यहाँ लिख देंगे x + y = 2। अब सिमिलरली इस वाले का बनाएंगे x - y = 0। हम ऐसे ही बना ले रहे हैं। मुझे पता है कि x में से अगर ये 2 है, यहाँ भी 2 होगा तभी जाके 0 होगा, ये 3 है यहाँ भी 3 होगा तभी 0 होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा तभी 0 होगा, ठीक है ना। बना लिया। तो 2 2 1 2 1 2 ये हो गया। उसके बाद 3 3 तो 1 2 3 1 2 3 ये हो गया। उसी तरह से 0 0 तो 0 0 तो ये है ही है। तो यहाँ से एक लाइन मैंने खींचा ऐसे, थोड़ा सा रुके गलत हो रहा है ये, ऐसे हाँ, तो ये हो गया। इस पे हम लिख देंगे ये किसका है x - y = 0। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट किए ना वही आंसर होगा। ये देखिए ये वाला है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगा ये वाला, और y की वैल्यू क्या आएगा ऐसे ये वाला। तो ये 1 x = 1 y = 1, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। हालांकि ये मुझे MCQ में इसकी ज़रूरत है ही नहीं, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि आपको सिर्फ रिवीजन के लिए मैंने करा दिया, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आते हैं कुछ MCQ करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व होगा वो थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद फिर दूसरे जब बताएंगे दूसरी बार तब आपको इंशाल्लाह वो सब बता देंगे। चलिए आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। 1 छोड़ दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा उससे पहले कुछ कंडीशन समझ लीजिए। देखिए अगर लीनियर इक्वेशन का सिंपल जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो ये होता है a1 x + b1 y = c1 और a2 x + b2 y = c2। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। अब यहाँ पे a1 b1 c1 ये जो है ना वो कोई ना कोई वेरिएबल है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये हो सकता है कि 2x + 3y = 4। इसका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है, बेस्ट एग्जांपल का मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये बेस्ट है, बस कोई भी एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है 1y = 4। अगर 4 की जगह 3 कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक बेसिक स्टैंडर्ड है, मतलब कि ऐसा इसका यूनिफॉर्म है। जिस तरह से एक स्टूडेंट का एक यूनिफॉर्म होता है ना, उसी तरह से एक
लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये है ना। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा अगर सी नहीं रहा या बी नहीं रहा तो वो इक्वेशन नहीं कहलाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों चीज़ है तो ये कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से ये पता लगाया जा सकता है कि इसका आंसर होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि कभी कभी अगर मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, सपोज़ कर लीजिए कि आपके ईद के मौके पे आपके पापा ने और आपकी मम्मी ने कुछ पैसे दिए, वो 100 रुपीज़ हो रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि मम्मी का पैसे हमको x मान ले रहे हैं, ठीक है ना, और पापा के पैसे को y मान रहे हैं, तो x + y 100 हो गए। और मम्मी के पैसे से पापा के पैसे को अगर माइनस कर रहे हैं तो वो 0 हो रहा है ना। तो इसका क्या क्या आंसर हो सकता है? बहुत आसान आंसर है। 50 रुपीज़ पापा ने दिए, 50 रुपीज़ मम्मी ने दिए, तो वो 100 हो गए, सही है। 50 रुपीज़ मम्मा ने दिया था, 50 पापा ने दिया था, माइनस किया, 0 हो गया। ये तो बहुत आसान आंसर आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन कभी ये ऐसा भी पॉसिबल है कि ये आंसर आ ही नहीं सकता है। जैसे कि देखिए फिर से वही वाला चीज़ है कि पापा ने दिए, मम्मी ने दिए, ठीक है। अब दोनों मिलके 100 तो हो गए, लेकिन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो वो हो रहा है 10, ठीक है। यानी कि x - y कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, x - y = 10। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, 60 और 50। लेकिन 10 तो है, इससे फॉलो कर रहा है, लेकिन इसे फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि 60 50 110 हो गया, ठीक है। तो कोई ना कोई इसका आंसर होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा पॉसिबल होगा कि वो x और y की वैल्यू निकल ही नहीं सकती, ठीक है ना, निकल ही नहीं सकती, कुछ भी हो जाए वो नहीं निकलेगा। क्लियर है? उसका आप एक एग्जांपल आपको देते हैं। क्लास वाला बच्चा वाला का याद होगा वो एग्जांपल आपको। एक क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चे कुछ इस तरह से हैं कि उनको गर्ल्स और बॉयज़ को ऐड कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, और गर्ल्स माइनस बॉयज़ कर रहे हैं तो वो 12 हो रहा है, ठीक है। ऐसा इक्वेशन देखिए, आप लॉजिक लगाइए। अगर दोनों बच्चों को ऐड कर रहे हैं तो 10, और बॉयज़ में से गर्ल्स को अगर हटा रहे हैं तो 12, यह है पॉसिबल? कभी ये कभी पॉसिबल नहीं है, कभी ज़िंदगी में पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आखिर ये कैसे पता लगा लिया कि ये पॉसिबल नहीं है? इसके कुछ कंडीशंस हैं, इसके कुछ कंडीशंस हैं, और कंडीशन क्या है वो देख लीजिए, वो कंडीशन पे हम बात करेंगे। देखिए ऐसे ये अगर मुझे पता था कि ये बॉयज़ हैं ये गर्ल्स हैं, और वो बॉयज़ और गर्ल्स को ऐड करके 10 हो रहा है, बॉयज़ और गर्ल्स को माइनस करके 12 हो रहा है, तो हमने लगाया कि बॉयज़ और गर्ल्स 12 माइनस करेंगे 12 हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर ये x और y बॉयज़ गर्ल्स नहीं होते, कोई नंबर होता, तो वहाँ पे पॉसिबल था कि हो जाता है ना। अगर सिर्फ नंबर होता है कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को ऐड कर रहे हैं तो ये हो रहा है, माइनस कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, कोई ऐसा नंबर होता है नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, तो नंबर तो कई तरह के हो सकते हैं, फ्रैक्शन में नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव नंबर होता है, तो हो सकता है कि हो जाए ऐसा, है ना। लेकिन बॉयज़ गर्ल्स के केस में ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। यानी हमने ये मेरा दिमाग इसलिए कह दिया कि नहीं हो सकता है क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स ये इमेजिन हम कर पा रहे हैं, क्लास में हम इमेजिन कर पा रहे हैं कि मेरे पास बच्चे इतने हैं, ये बच्चियाँ हैं, ये बच्चे हैं, दोनों को ऐड किया तो इतना हो गया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो टोटल हो ही नहीं सकता है। तो ये बात समझिएगा। कभी कभी ऐसा आएगा फादर का एज जो है वो 20 है और सन का एज जो है वो 30 है, तो जब ऐसी हो जाए तो लॉजिक लगा लेंगे यहाँ पे कि ये फादर जो है वो अपने बेटे से कम हो ही नहीं सकता है ना। तो यहाँ पे लॉजिक लगा के कह सकते हैं ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम लॉजिक के बारे में बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे कि कोई भी इक्वेशन को देख करके और ये बिना जाने कि वो बॉयज़ हैं गर्ल्स हैं, है ना, एज है, हम ऐसे ही पता लगा लेंगे। और वैसे पता लगाने का कुछ तरीका है। तरीका क्या है कि A1/A2 अगर ये इक्वल नहीं हुआ B1/B2 के तो उसका आंसर होगा, उसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि उसका आंसर होगा, चाहे जो भी हो लेकिन होगा। एक x का वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 2 हो, x की वैल्यू -1 हो, y की वैल्यू 4 हो, कुछ भी होगा यूनिक होगा।
और यूनिक कहने का मतलब कि सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल होगा, ढेर सारे आंसर पॉसिबल्स नहीं होंगे। और कभी कभी हम लोग ऐसा भी देखेंगे जो ढेर सारे आंसर पॉसिबल होंगे। दूसरा है कि A1 अगर A2 के B1 B2 के इक्वल तो हो गया, लेकिन ये C1 C2 के भी इक्वल हो गया, तब क्या होगा? तब ये हो गया इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यानी कि आपके ऐसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इस कंडीशन में आप आ गए कि A1 A2 B1 B2 और C1 C2 तीनों आपस में इक्वल हो गए, तो उस केस में क्या होगा कि आपके पास ऐसा भी आंसर आएगा कि ढेर सारे आंसर आ जाएंगे। यानी कि x + x किया, ऐड किया तो भी फुलफिल करा, मतलब ढेर सारे आंसर हो जाएंगे। 20-20 कर दिया तब भी वही, 40-40 कर दिया तब भी वही। अच्छा, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे के समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया 2x + 3y = 4, और यहाँ पे लिख दिया 4x + 6y = 8, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू अगर आपने ले लिया कुछ भी, तो ये इक्वेशन इसे भी सेटिस्फाई करेगा और इसे भी सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब वो आंसर हो गया। हमने यही सीखा था ना, अगर x = 1 y = 2। यूनिक कब होता था? जब ये एक ही वक्त में इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि x की वैल्यू 1 रख दें, y की वैल्यू 2 रख दें, तो ये इसे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और एट द सेम टाइम इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन अगर ये भी सेटिस्फाई कर रहा है और एक दूसरा इक्वेशन मैंने लिख दिया y = x = 2 y = 4, ये भी अगर सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। अब ऐसे करते करते हज़ारों सॉल्यूशंस हो सकते हैं, ठीक है। तब जब ऐसा केस हो जाएगा कि यार आंसर ढेर सारे हो सकते हैं, है ना, एक आंसर नहीं कई सारे आंसर हो सकते हैं, तो उसको कहते हैं इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और तीसरा कंडीशन ये है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप चाहें तो वीडियो को आप ज़रा सा स्पीड बढ़ा करके आप देख लें, ठीक है, लेकिन ज़रूर आप देखिएगा, ठीक है। अगर देखिएगा नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए, तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि A1 A2 B1 B2 के तो इक्वल है, लेकिन ये C1 C2 के इक्वल नहीं है ना। ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, यानी कि इसे हम कहते हैं नो सॉल्यूशन, माने उसका सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। जैसे हमने क्लास वाला क्वेश्चन देखा था ना कि दो बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां हैं, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो 10 हो रहा है, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 12 हो रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं था। तो ये वाला केस हो गया, ठीक है ना। A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है, लेकिन वो C1 C2 के इक्वल नहीं था। क्लियर है? तो अब इसे हम इन दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट, इसे दोनों को कहते हैं कंसिस्टेंट, और इसे कहते हैं इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए, अब इसे आप एक मरतबा देख लीजिएगा। इसको जब दूसरा वीडियो बनाएंगे तो उसमें भी हम ये चीज़ को बताएंगे और थोड़ा डिटेल में बता देंगे, ठीक है। इसलिए आप बेफिक्र रहिए। कुछ क्वेश्चंस आइए कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखिए कह रहा है कि a pair of linear equation ये is said to be inconsistent। अब देखो, अभी मैं बताया था इनकंसिस्टेंट किसे कहते हैं। कंसिस्टेंट जिसमें आंसर आए, चाहे ढेर सारा आए चाहे एक आए। एक आने का कहते हैं A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए, यानी A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, ये हो गया यूनिक सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, उसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट, या फिर इनफाइनाइट सोल्यूशन हो। इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होता था? A1 A2 इक्वल होता था B1 B2 इक्वल होता था C1 C2, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इसमें देखिए ये यूनिक सोल्यूशन है तो ये कंसिस्टेंट है, ये इनफाइनाइट सोल्यूशन है, कंसिस्टेंट है। ये देखिए इसमें तो इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, इसमें इन्फॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसे तो हम कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये आपका आंसर हो गया।
ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ साफ साफ A1 A2 B1 B2 तो इक्वल है, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। देखिए कह रहा है कि ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, 21x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 रिप्रेजेंट्स टू लाइन विच आर इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट पैरेलल। और ये अब देखिए फिर से समझ लीजिए, अगर A1 A2 इक्वल नहीं हुआ B1 B2 के, पहले हम यही चेक करेंगे यहीं पे। अगर A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं हुआ तो ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि एक लाइन ऐसी होगी दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है। ये ग्राफ है ना, एक लाइन ऐसे हो गई दूसरी लाइन ऐसे हो सकती है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसे हम कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो पहले इसी को चेक कर ले रहे हैं ये ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए ये आपका है 7, देखिए यहाँ पे देखिएगा 7, यहाँ पे आपका 21, दूसरा है -1, यहाँ पे है -3, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 7 7 3 21, दोनों इक्वल आ गया, 1/3 1/3। अब मुझे तीसरा चेक करना पड़ेगा। तीसरा क्या है? यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 10, तो 5 1 5 5 2 10, यहाँ 1/2, यहाँ पे 1/3 1/3, यहाँ पे 1/2, यानी कि ये इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कब होता है? जब A1 A2 B1 B2 की इक्वल तो है लेकिन C1 C2 की इक्वल नहीं हुआ। तो ऐसे केस में हम लोग इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरेलल लाइन, या फिर कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसमें से कौन सा, ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन होगा उस पर हम टिक लगाएंगे। या तो पैरेलल अगर है तो पैरेलल लगा देंगे, और इनकंसिस्टेंट है तो इनकंसिस्टेंट लगाएंगे। दोनों एक ही चीज़ को कहते हैं, इनकंसिस्टेंट को ही पैरेलल कहते हैं। तो देखिए इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो A1 A2 B1 B2 के इक्वल नहीं होता, तब पैरेलल है, तो ये आपका आंसर हो गया। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट तो एक लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग हो ही नहीं सकता, कॉन्सिडेंट बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो पैरेलल ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए कि मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, आप कोशिश कीजिएगा वैसे ही सॉल्व करें एग्जाम में भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कहता है द पेयर ऑफ इक्वेशन 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 7 एंड -6x प्लस 10y इज इक्वल टू 7 हैव यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, टू सोल्यूशन। चलिए अब देख लेते हैं। देखिए टू सोल्यूशन, फिर से वापस बताते हैं। टू सोल्यूशंस का मतलब दो अलग अलग सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन। तो ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गया। टू सोल्यूशन क्या होता है? टू सोल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन एक ही बात हो गई, है ना। दो सोल्यूशंस होंगे, x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 y इज इक्वल टू 3। दो सोल्यूशन, जब दो सोल्यूशन होंगे तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ सिर्फ या तो एक सोल्यूशन होगा या इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा या फिर नो सोल्यूशन होगा, इतना ही है ऑप्शन। टू सोल्यूशन का कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट गया। ठीक है, चलिए बाकी और देखते हैं। एक सोल्यूशन कब होता है? एक सोल्यूशन होता है A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, याद रखिएगा। ठीक है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, तो ये यूनिक सोल्यूशन हो गया। इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये पेन का निब छोटा नहीं हो पा रहा है। A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, अगर ऐसा हुआ तो यूनिक हो जाएगा। इनफाइनाइटली कब होता है? जब A1 A2 सब बराबर हो जाएगा, A1 A2 B1 B2 C1 C2 सब इक्वल हो जाएंगे, तो इनफाइनाइटली सोल्यूशन। नो सोल्यूशन कब होगा? जब पैरेलल हो जाएगा। पैरेलल कब होगा? A1 A2 B1 B2 तो इक्वल होगा, लेकिन C1 C2 इक्वल नहीं होगा। चलिए आके हम देख लेते हैं इसको क्या होता है। ये 3 है, x के साथ 3 लगा हुआ है, 3 लिख लिया। यहाँ पे x के साथ -6 है तो -6 लिख लिया। इक्वल का निशान अभी नहीं देंगे। उसके बाद फिर -5 लिखा हुआ, -5 लिख लिया। और फिर यहाँ y के साथ लगा हुआ 10, तो 10 लिख दिया। पहले देख लेते हैं, 3 1 3 3 2 6, यानी कि आया -1/2। अच्छा याद रहिएगा, माइनस ऊपर में हो या माइनस नीचे में हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माइनस है तो सही। यहाँ पे कर दिया 5 1 5 5 2 20, ये भी आया -1/2। यहाँ तो इक्वल हो गया। अब ये यूनिक तो हो नहीं सकता, अब आपका यूनिक भी कैंसिल। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। अब मुझे सी चेक करने दीजिए। सी यहाँ पे है 7 और यहाँ पे भी 7 7 7 1 आ गया। अरे यहाँ पे आ रहा था हाफ, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे 1 आ गया, यानी कि कौन सा हुआ? A1 A2 B1 B2 C1 C2 की इक्वल नहीं है,
यानी कि नो सॉल्यूशन, यानी पैरेलल होता है या नो सॉल्यूशन होता है, ये हम लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं ना कैसे हम सोच रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसे आप भी सोचिए, ऐसे आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार ना, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करता हूँ, बाकी आपको कुछ होमवर्क देता हूँ, उस होमवर्क को आप करके लाएंगे। कह रहा है कि इफ़ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। अब देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है, या तो कंसिस्टेंट किसे कहते हैं, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, या तो ये हो या फिर तीनों इक्वल हो जाए, A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा हो जाए, इसे हम कहेंगे कंसिस्टेंट। या तो एक आंसर हो या ढेर सारे आंसर हो, यानी आंसर हो तो उसे कंसिस्टेंट कहते हैं। और इनकंसिस्टेंट जिसका आंसर हो ही नहीं। अब जिसका आंसर कब नहीं होगा, या तो A1 A2 B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 हो, या फिर पैरेलल लाइन दिया हो। तो पैरेलल हो तो इनकंसिस्टेंट होता है। चलिए आप देखते हैं। तो इफ़ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइन विल बी। कंसिस्टेंट है तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल तो बिल्कुल नहीं होगा, पैरेलल में नो सॉल्यूशन होता है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग और कॉन्सिडेंट, इसका आंसर ये वाला होगा। देखो वन सॉल्यूशन उस वक्त होगा जब लाइन इंटरसेक्ट कर जाए। ठीक है, वन सॉल्यूशन का क्या होगा, वन सॉल्यूशन में क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी, लाइन इंटरसेक्ट करेगी, वन सॉल्यूशन हो गया। अगर एक लाइन पे दूसरी लाइन भी चल जाए, देखो ये लाइन है ना ऐसा, देखो अभी बताता हूँ, ये ब्लू लाइन, उस पर अब पीली लाइन भी ऐसे चली जाए, है ना, तो उसको कहेंगे कि ये कोइंसिडेंट हो गया, यानी एक लाइन दूसरी लाइन पे चिपक गई, तो इसको कहते हैं, इसे भी कहते हैं कंसिस्टेंट, और इसे भी कहते हैं कंसिस्टेंट। इस केस में क्या हुआ कि लाइन जो है इंटरसेक्ट कर गई, सिर्फ एक सोल्यूशन आएगा, सिर्फ एक सोल्यूशन। अब लाइन के ऊपर लाइन चली गई तो उसको कहते हैं ओवरलैपिंग या कोइंसिडेंट कहते हैं, उसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन होता है, इसमें क्या होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो मैंने क्या बताया कि एक सोल्यूशन हो या इनफाइनाइट सोल्यूशन, दोनों हो गया कंसिस्टेंट, ये दोनों कंसिस्टेंट का एग्जांपल है। और अगर नो सोल्यूशन या पैरेलल, नो सोल्यूशन या पैरेलल का क्या होगा, लाइन ऐसे हो जाएगी, ठीक है, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सही आंसर होगा, या तो इंटरसेक्टिंग होगा यानी कि ये वाला कह रहा है, या फिर कॉन्सिडेंट होगा यानी ये वाला कह रहा है। ठीक है, तो आई बात समझे, आंसर 4 का डी क्लियर है। होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको कॉपी पे उतार लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे चलाता चला जा रहा हूँ ताकि आप सिर्फ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, इसे आपको सॉल्व करना है। हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ ग्राफिकली, लेकिन ग्राफिकली सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहे जैसे सॉल्व करें, करके देखिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 7 कॉपी कर लीजिए, ये एक नोटबुक पे आप लिख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, जो भी मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ उसको आप लिख लीजिए, या पॉज करके आप सॉल्व करते जाइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए फिर सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। बस ठीक है, ये आपका होमवर्क है, और इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सअप नंबर पे कर लीजिएगा, जो मैंने व्हाट्सअप दिया है ना उसी नंबर पे आप मुझे सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।